क्लास 10th इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर 2 है, दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेशन के पास या इंडिया के पास जो पैसा है, टोटल पैसा, वो कहाँ कहाँ से कलेक्ट होता है, क्या क्या सोर्सेज हैं इंडियन इकोनॉमी के। उससे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलेंगे। द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मीन्स ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो इसलिए की जाती है ताकि उससे पैसा कमाया जा सके, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इन वेरियस ग्रुप्स विच आर नॉन एज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किए हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है, उसको बोल सकते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो मेजर सेक्टर्स हैं, अगर एक 3 टाइप ऑफ डिवीज़न है। फर्स्ट टाइप ऑफ डिवीज़न में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। सेकेंड टाइप ऑफ डिवीज़न जो होगा उसमें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। और जो थर्ड टाइप ऑफ डिवीज़न है उसमें हम लोग किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन में, जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स। तो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कब प्राइमरी, कब सेकेंडरी और कब टर्सरी बोलेंगे, ये देखते हैं। प्राइमरी कब बोलेंगे? दिस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स। मीन्स जितने भी नेचर में अवेलेबल चीज़ें हैं उनको एक प्राइमरी प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तब उसको प्राइमरी सेक्टर के अंदर रख सकते हैं। सिंस ये सीधे सीधे एसोसिएटेड है नेचर से, दिस सेक्टर इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द नेचर। और प्राइमरी सेक्टर में आगे और क्या है? तो प्राइमरी सेक्टर में दिस इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। मीन्स जो नेचर से रिलेटेड होता है डायरेक्ट वर्क, वो इसमें इंक्लूडेड है। आफ्टर दैट, since most of the natural products are obtained from agriculture, dairy, fishing, forestry, etc., it is also called agricultural and related sector। means agriculture related sector होता है primary sector। secondary sector जो होता है वो होता है this sector covers activities in which natural products are changed into other forms through manufacturing। में जितने भी प्लांट्स होते हैं या छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स होती है, वो जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसको एक अदर फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करती है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। द मैन्युफैक्चरिंग में टेक प्लेस इन फैक्ट्री, वर्कशॉप और एट होम। एग्जाम्पल के लिए जो यार्न एंड क्लॉथ बनता है वो कॉटन फाइबर से बनता है, और जो शुगर और गुड़ जो बनता है वो शुगर कैन से बनता है। तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, शुगर कैन जिससे बनता है शुगर और गुड़। सिंस द डेवलपमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर became associated with different kinds of industries, it is also called industrial sector। सिंस जितने भी सेकेंडरी प्रोडक्ट बनते हैं वो एक इंडस्ट्रीज में ही बनते हैं, इसलिए इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। एंड थर्ड काइंड ऑफ जो सेक्टर है वो है द एक्टिविटी दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर कवर्ड इन टर्सरी सेक्टर। में जो टर्सरी सेक्टर होता है वो हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। कैसे हेल्प करता है? दीज एक्टिविटीज़ डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। तो टर्सरी एक्टिविटीज़ में कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है, बट दे प्रोवाइड or generate services that support the production of the production process। मीन्स ये सिर्फ सर्विस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है? एक ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बैंकिंग एटसेट्रा। सो फाइनली दिस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स some essential services। और भी सर्विसेज है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, बार्बर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर्स एट्सेट्रा। सो फाइनली ये जो सेक्टर है वो सर्विसेज से
सर्विसेज ही इंक्लूडेड होता है इस सेक्टर में, इसलिए इसको बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। इन तीनों सेक्टर को कंपेयर तो हमने कर लिया वैसे, बट देखते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम एंड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। मीन्स वहाँ पे कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है या फिर कितने लोग वहाँ पे वर्क करते हैं, उसके बेस पे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज कितने टाइप की होती है? तो गुड्स एंड सर्विसेज होती है दो टाइप की। एक फाइनल गुड्स होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा? Those goods and services that are directly consumed by the consumer and are not meant to further production or process. Like अगर राइस अगर उगाते हैं तो जनरली अगर गांव पे है, विलेजेस में है, तो वो लोग जनरली डायरेक्ट राइस को कंज्यूम कर लेते हैं, फर्दर कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या होगा? Those goods and services that are used for further production or processing। और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अ फार्मर सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल एट 8 पर kg। मीन्स अगर फार्मर अगर व्हीट ग्रो करता है तो सबसे पहले वो फ्लोर मिल को बेच देता है 8 रुपीज़ पर kg के अराउंड। देन फ्लोर मिल्स ग्राइंड द व्हीट एंड सेल्स टू बिस्किट कंपनी फॉर 10 पर kg। मीन्स सबसे पहले तो फार्मर ने व्हीट ग्रो किया, आफ्टर दैट वो पहुंच गया एक बिस्किट कंपनी के पास और उसका कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। देन बिस्किट कंपनी एड शुगर एंड ऑयल टू फ्लोर टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट एंड सेल्स टू कंज्यूमर्स एट 60 रुपीज़। मीन्स जो फाइनली जो 8 का जो कॉस्ट पड़ा था रॉ मटेरियल का, वो अब जो फाइनली जब सेल हो रहा है तो 60 रुपीज़ तक सेल हो रहा है। इन दिस एग्जांपल बिस्किट इज़ अ फाइनल गुड एंड फ्लोर, शुगर, ऑयल, सर्विस ऑफ फ्लोर मिल आर इंटरमीडिएट। में से जितनी भी चीज़ें बीच में हुई वो इंटरमीडिएट सर्विस के बीच एज ए इंटरमीडिएट सर्विस एंड गुड होगा, और जो फाइनल है वो बिस्किट है। Then our next topic is gross domestic product. So what is, and the short form is GDP. So let's see what is gross domestic product. So gross domestic product of a country is the sum of the value of all final goods and services produced in all the 3 sectors in a particular year. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों सेक्टर में मिला के जो फाइनल गुड जो प्रोड्यूस होता है या फाइनल सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है उस पूरे को मिला के बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट शोज द टोटल प्रोडक्शन इन अ कंट्री, और ये पूरे कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हुआ है उसको शो करता है। द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग द GDP इन इंडिया इज़ अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। और ये जो GDP है उसको कौन मेज़र करता है या कौन इसको एस्टिमेट करता है? तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। आफ्टर दैट हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और जब इनिशियल स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ तो सबसे पहले जो सेक्टर है जिसमें डेवलपमेंट हुआ वो है प्राइमरी सेक्टर। विथ न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग, तो प्राइमरी सेक्टर जो कि फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, वहाँ पे नए नए मेथड्स यूज़ हुए तो मोर फूड वॉज प्रोड्यूस। तो उससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हुआ। पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी सेक्टर गेन इम्पोर्टेंस। तो अब जब बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स आ गए हैं तो अब उसको सेकेंडरी यूनिट्स में उसको और मॉडिफाई होगा, तो इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा सेक्टर जो हुआ इंक्रीज़ हुआ और सेकेंडरी सेक्टर इम्पोर्टेंट होने लग गया। दिस लेड टू द स्टार्ट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। अब उसको ट्रांसपोर्टेशन भी करना है गुड्स को, और जो इंडस्ट्रीज़ में गुड्स बने उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, प्लस बैंकिंग वगैरह का भी सेक्शन है, हेल्थ, एजुकेशन सबसे रिलेटेड है। तो उसके बाद टर्सरी सेक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया किसी भी GDP का।
Then our next topic is about primary, secondary and tertiary sectors in India, that how they contribute to the GDP of India. Total GDP in India was about rupees 5 lakh crore in 1973-74 with dominance of primary sector. जब 1973 और 1973-74 में जब सर्वे लिया गया तो उस टाइम पे जो डोमिनेंट था वो प्राइमरी सेक्टर था. बट इन 2013 एंड 14 आफ्टर अ गैप ऑफ 40 ईयर, जब 40 साल के बाद जो सर्वे हुआ उसमें GDP इज अबव 55 lakh crore with tertiary sector as a dominant sector in India. मीन्स आफ्टर 40 ईयर्स जो मेन सर्विस सेक्टर है, जो सेक्टर है टर्सरी सेक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया. तो देखते हैं कि राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर ये कैसे हुआ. टर्सरी सेक्टर हैज़ रिप्लेस द प्राइमरी सेक्टर एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर. फॉलोइंग रीजन्स आर हियर. The first reason is demands for basic services like hospital, education institutions, postal services, police station, bank, insurance companies, administrative offices, defense etc. have increased. ये सारी जो सर्विसेज हैं वो टर्सरी सेक्टर के अंदर ही आती है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है कंट्री पे, इसलिए टर्सरी सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है. Second point is greater development in primary and secondary sector has induced demand for the service sector growth like transport rate. अब जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ तो उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए सर्विस सेक्टर इम्पोर्टेंट हो गया. तो सर्विस सेक्टर मीन्स टर्सरी सेक्टर. तो प्राइमरी और सेकेंडरी के ग्रोथ से सर्विस सेक्टर भी ग्रो करने लगा, उसमें ट्रांसपोर्ट और ट्रेडिंग, स्टोरेज, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ. थर्ड पॉइंट इज विद द राइज इन इनकम सर्टेन सर्विसेज आर डिमांडेड लाइक टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट्सेट्रा. तो जब इनकम राइज हो गया लोगों का तो उसके बाद अलग अलग सर्विसेज जैसे टूरिज्म सर्विस है, शॉपिंग है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ये सब मार्केट में आने लग गया. देन टर्सरी सेक्टर इवॉल्व हुआ ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. और ग्लोबलाइजेशन भी मेन रीज़न है टर्सरी सेक्टर के ज़्यादा होने के, ग्रो करने के. सर्टेन न्यू सर्विसेज हैव एंटर्ड इंडियन मार्केट लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. जो IT है वो फॉरेन से इंडिया पे आने लग गई, तो टर्सरी सेक्टर फिर से ग्रो करने लग गया. हाउएवर नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली. और जितने भी सर्विस सेक्टर हैं हर सर्विस सेक्टर तो उतना इक्वली ग्रो नहीं किया. फॉर एग्जांपल सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल आर ग्रोइंग. जिस सर्विस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हाई स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल की ज़रूरत है वो अच्छे से ग्रो करी. बट लार्ज पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर, फॉर एग्जांपल जैसे शॉपकीपर हो गया, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन, ये सब इनका ग्रोथ जो है वो एफिशिएंट नहीं हुआ, मतलब ये कम ग्रो किए एज़ कम्पेयर टू अदर्स. उसके बाद देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर. कौन कौन से सेक्टर में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला. तो डेटा देखते हैं 1973-74 का डेटा और 2013-14 का डेटा. शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन GDP एंड एम्प्लॉयमेंट. मोर देन हाफ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ मेनली एग्रीकल्चर. जनरली जो है ये हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है और उसी में इन्वॉल्व है. Therefore, more people work than actually needed. So everyone work less and their capacity and also earns less. This is called underemployment or disguised unemployment. इसका मतलब ये है कि जो स्किल्ड लेबर्स तो नहीं चाहिए होता है एग्रीकल्चर के लिए, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होता है. तो उस टाइम पे ये होता है कि जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं प्रोडक्टिविटी तो वही है सेम, तो जितना भी इनकम आ रहा है वो उतने लोगों पे
डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उससे क्या होता है कि एक एक पर पर्सन बहुत ही कम पैसा मिलता है और वर्क भी कम होता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं सेम वर्क को करने के लिए, तो वो लोग कम काम करते हैं और अपनी कैपेसिटी से तो कम ही काम करते हैं, प्लस उनको पैसा भी कम मिलता है। तो इस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स इससे ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट तो है बट वो कैपेसिटी से कम है, तो इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। Employment also occurs, underemployment also occurs in urban areas. There are thousands of casual workers like plumbers, painters, repair workers, odd job craftsmen. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ पे भी होता है, क्योंकि पेंटर्स जो हैं, रिपेयर वर्कर्स हैं, उनको रेगुलर जॉब्स तो नहीं रहती कि रोज़ का वर्क मिले, उनको ऐसा नहीं होता, इसलिए ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इट इज़ एसेंशियल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज। तो पहला तरीका है फोकस ऑन बैंक क्रेडिट। बैंक जो है वो क्रेडिट मीन्स लोन प्रोवाइड कर सकते हैं स्मॉल फार्मर्स को फॉर बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट, पंप सेट्स, कंस्ट्रक्टिंग वेल फॉर इरिगेशन। दिस इनेबल्स देम टू ग्रो 2 or more crops, thereby increasing their अर्निंग। अगर अर्निंग इंक्रीज करना है तो साल में कम से कम 2 बार उनको क्रॉप उगाना ज़रूरी है। तो ये वर्क जो है तभी पॉसिबल है जब अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, तो उसके लिए जो फार्मर है वो बैंक से क्रेडिट ले सकता है। देन जनरेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कैनल्स। तो ये तो गवर्नमेंट का वर्क है। अगर गवर्नमेंट जितनी भी डेवलपमेंटल वर्क करती है तो उसमें लोगों को इन्वॉल्व कर सकती है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। देन नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होता है सेमी रूरल एरियाज़ पे होता है, जैसे राइस मिल हो गया, दाल मिल हो गया, हनी कलेक्शन सेंटर्स हो गया। ये सब पे अगर फोकस किया जाएगा तो इसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म। क्रिएटिंग जॉब्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर बाय ओपनिंग मोर डिस्पेंसरीज, स्कूल्स इन रूरल एरियाज अलॉन्ग विद इंकरेजिंग टूरिज्म। ये गवर्नमेंट सर्विसेज ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकती है। गवर्नमेंट अगर अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा चांसेस है। देन नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नीति NITI, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति का NITI का फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आयोग है जिसको नीति आयोग भी बोलते हैं। देन एजुकेशन सेक्टर हैज़ पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग 20 लाख जॉब्स। मीन्स एजुकेशन सेक्टर जो है उस पर अभी पोटेंशियल है, तो वो कम से कम 20 लाख जॉब्स जनरेट कर सकता है। और टूरिज्म सेक्टर भी में ऐसा पोटेंशियल रखता है कि वो मोर देन 35 लाख जॉब क्रिएट कर सकता है या जॉब जनरेट कर सकता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है NREGA, नरेगा बोल सकते हैं, 2005 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फुल फॉर्म होगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। was formulated in 2005 and launched by the प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 फरवरी 2006। डेट याद रख सकते हैं, जब लॉन्चिंग का डेट है 2 फरवरी 2006, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 2005 में ही आ गया था। लेटर ऑन इट्स नेम चेंज टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ठीक है, बाद में उसका नेम चेंज हो गया था। इसके फीचर्स क्या हैं, इस स्कीम में क्या क्या था, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। इट टारगेट्स पीपल सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी इन द रूरल एरियाज। जनरली रूरल लोगों के लिए था जो कि पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं।
The next is the scheme guarantees 100 days, recently amended to 150 days in drought hit areas. जो areas में drought हुआ है, सूखा है, वहाँ पे 150 डेज का भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहता है. बाकी गारंटी तो है 100 डेज का हर जगह पे ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू एवरी हाउस होल्ड इन 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री. कंट्री के कम से कम 625 डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम गारंटी देती है कि साल में 100 डेज ऑफ वर्किंग वो प्रोवाइड करेगा. Then the Gram Panchayat, after proper verification, will register households and issue job card to them. ठीक है, ये जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है ग्राम पंचायत. जो वेरिफिकेशन वगैरह है वो ग्राम पंचायत करती है और उनको एक जॉब कार्ड प्रोवाइड करती है. दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क बिकॉज इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल. और ये एक राइट टू वर्क भी है, क्योंकि हर कोई जो वर्क करना चाहता है उसके पास कोई ना कोई वर्क तो होना चाहिए. और अगर गवर्नमेंट फेल कर जाती है वर्क प्रोवाइड करने पे, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मीन्स लोगों को फ्री का पैसा प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उसने जो एम्प्लॉयमेंट चाहता था, जो वर्क करना चाहता था, उसके पास भी वर्क अवेलेबल नहीं है इसके लिए. आफ्टर दैट जो डिवीज़न ऑफ सेक्टर है उसको हम लोग दो और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. एक ऑर्गेनाइज्ड है और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड. तो एक इस बेस पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग कंडीशन और हाउ पीपल आर एम्प्लॉयड. लोगों के पास वर्किंग कंडीशन कैसी है, लोग कैसे एम्प्लॉयड हो रहे हैं और वहाँ पे क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इस बेस पे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे डिवाइड कर सकते हैं. देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है. इट कवर्स दोज इंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर वर्कर्स आर गिवन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. मीन्स ऑर्गेनाइज जगह पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होगा. देन नेक्स्ट, द इंटरप्राइजेस आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट में रजिस्टर होगा, रजिस्टर्ड रहेगा. एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, और गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हैं लाइक फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मीन्स गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ के लिए जितने भी रूल्स बनाए हैं वो सबको फॉलो करती है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. वर्कर्स हैव टू वर्क फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, पेड बेटर वेजेस एंड बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, मेडिकल लीव्स एंड पेड हॉलीडेज. और वर्कर्स को एक फिक्स आवर ऑफ वर्किंग ही रहता है, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है. और उनको और भी बेनिफिट्स जैसे प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट है, मेडिकल लीव्स है, पेड हॉलीडेज है, ये सब प्रोवाइड होता है. आफ्टर दैट ऑर्गेनाइज जॉब में वर्कर्स है जॉब सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी होती है. प्लस द मैनेजमेंट इंश्योर्स गुड वर्किंग कंडीशंस लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट. और जो वहाँ की मैनेजमेंट होती है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराती है और जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको बहुत सेफ बनाती है. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स वेयर वर्कर्स आर नॉट गिवन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे वर्कर्स को एक दिन बुला लिया जाता है, दूसरे दिन नहीं बुलाते हैं, तो ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आता है. दीज आर अनरजिस्टर्ड एंड डू नॉट फॉलो गवर्नमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन. और ये गवर्नमेंट में भी रजिस्टर्ड नहीं होती है और ये गवर्नमेंट रूल्स पे फॉलो नहीं करती. वर्कर्स गेट लोअर वेजेस एंड आर नॉट गिवन फैसिलिटीज़ लाइक पेड हॉलीडेज. और जो नॉर्मल हॉलीडेज़ होती है उसमें उनको पेमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि उस दिन वर्क होता ही नहीं है. और अगर सीकनेस के कारण कोई लीव लेता है तो उसके लिए उनको पे नहीं किया जाता है. वर्कर्स डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी, तो कह सकते हैं कि उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं. एंड ये सब पॉइंट से पता चलता है कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा पुअर है. After that, protection of workers in unorganized sector. There are many groups of vulnerable people who need protection in the unorganized sector. People are often exploited, paid low, irregular jobs, and face social discrimination.
मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वर्किंग कंडीशन ख़राब होती है। दे कैन बी प्रोटेक्टेड इन फॉलोइंग वेज, कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो रूरल एरियाज़ में जो है फार्मर्स को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और जो टाइमली डिलीवर करेगी अगर सीड्स और एग्रीकल्चरल इनपुट को, तो वो उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दैन अर्बन एरिया में क्या प्रोटेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट, तो उनको जो रॉ मटेरियल है वो पहले से ही ख़रीद के रखे, तो इससे क्या होगा कि अर्बन एरियाज़ में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रॉ मटेरियल्स के लिए। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पे हम लोग जितने भी सेक्टर्स है उसको भी इन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पब्लिक सेक्टर है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या आएगा, in the public sector government owns most of the asset and provides all the services, therefore it is also called state sector और गवर्नमेंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जितनी भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, इसलिए उसको गवर्नमेंट सेक्टर भी बोल सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में द ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों पे नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या आता है, तो इंडियन रेलवेज और जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये आता है। और प्राइवेट सेक्टर्स में जो कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टिस्को है, ये सब आता है। इनका जो मेन मोटिव होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होता है। Then the next topic is role of public or government sector in the development. Developing infrastructure, which is done by developing communication, heavy industries, building bridges, roads and railways, dams, generating electricity. कोई भी पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वो कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ फॉर्म करती है, देन ब्रिज वगैरह बनाती है, रोड बनाती है, रेलवेज, डैम्स, ये सब प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वर्क क्या करती है, इंकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर टू ओपन इंडस्ट्रीज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। और जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको हेल्प करती है ताकि वो एक इंडस्ट्री ओपन कर सके और एम्प्लॉयमेंट इंडिया में इंक्रीज हो सके। सपोर्ट फार्मर्स फॉर बाइंग फूड ग्रेन्स एंड at a fair price and support poor people by supplying food grains at low price in ration shop. फार्मर्स को सपोर्ट करती है फूड ग्रेन खरीदने में एट अ फेयर प्राइस, और फूड ग्रेन सप्लाई करती है राशन शॉप में गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन इन बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज, स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन। जनरली जो है ये सेक्टर जो है गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करती है स्कूल एजुकेशन, एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट। दैन नेक्स्ट इज डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ हाउसिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन। में गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू द पब्लिक वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती है। सो दिस इज़ इट फॉर द चैप्टर।